पढ़ो ना इसको, ये लो पढ़ो, हाथ पीछे करके। अब ये भी फर्जी होगा, मेरे घर में नहीं छपते ये अखबार, अखबार पढ़ा करो, पता चल जाएगा सब चीज़ों का, सब पता चल जाएगा। हाँ जी, मैं ऐसे देश में पैदा हो गया जहाँ पे लोग सोचते हैं अरे मैं किस देश में आ गया। ये होती है देश की बेइज्जती। देश की बेइज्जती वो नहीं होती, लोगों को लगता है कि पिछले जन्म के पापों के कारण हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये मोदी जी के बयान है। देश की बेइज्जती तब होती है जब हमारे यहाँ किसान बॉर्डर पे बैठे होते हैं अपनी मांग उठाने के लिए, और 750 किसान वहीं बैठे बैठे दम तोड़ देते हैं। देश की बेइज्जती तब होती है जब हमारे ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के जो हमारे प्लेयर हैं, जब उन्हें जंतर मंतर पे घसीटा जाता है, जब उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, जब उनके मेडल सड़क पर रौंदे जाते हैं। देश की बेइज्जती तब होती है जब हमारे प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं अरे बादल आ गए तो राडार काम नहीं करेंगे। देश की बेइज्जती तब होती है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं गटर की गैस से चाय बनाता था। देश की बेइज्जती तब होती है जब वो कहता है कि मैं 600 करोड़ मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ, जब उन्हें गिनती तक नहीं पता। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ में। देखा जाए यहाँ पर तो राजकुमार भाटी का एक बयान सामने आया जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि पूरी भाजपा राहुल गांधी से डर गई है, भाजपा को यहाँ पर राहुल गांधी के सपने आते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी विदेश जाते हैं, जिसके बाद अमित शाह और तमाम ऐसे नेता, खास करके सिख समुदाय कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करता नजर आता है। तो आखिरकार राहुल गांधी से क्या सच में डर गई है भाजपा? राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया जाता है? जी क्या लगता है, राहुल गांधी को क्यों टारगेट कर रहे हैं और राहुल गांधी से डर गई है? सपने में राहुल गांधी आते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी जी से अब से नहीं डर रहे, ये पिछले 10 सालों से डर रहे हैं। जब ये 2014 में सत्ता में आए थे, इन्हें पता था कि आने वाले टाइम की चुनौती से राहुल गांधी हैं। तभी से इन्होंने उनको डिफेम करना शुरू कर दिया था। लगातार उनकी इमेज खराब करने में हज़ारों लाखों करोड़ रुपए फूंक दिए, हज़ारों करोड़ रुपए फूंक दिए उसमें लगातार, और आज भी उनका यही काम चलता होता है। आप बीजेपी के मंत्री, संतरी, निगम पार्षद, संगठन मंत्री, छोटे छोटे लोग भी उठा के देख लो आप, उन सबके बयान क्या होते हैं? राहुल गांधी के खिलाफ। वो किसी को टारगेट नहीं करेंगे, वो दिल्ली स्टेट के किसी लेवल को टारगेट नहीं करेंगे, वो किसी और मुख्यमंत्री को टारगेट नहीं करेंगे, किसी और पदाधिकारी को टारगेट नहीं करेंगे, किसी को पदाधिकारी को टारगेट नहीं करेंगे। टारगेट सबका क्या होगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी को टारगेट करेंगे तो ऐसा है कि फेम जो चाहिए होता है भाजपा के हर एक नेता को, राहुल गांधी से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये इसको एक नेगेटिव पब्लिसिटी का स्टंट भी माना जाता है कि जब आप, जैसे सीधी बात है, इस बात की शुरुआत आज से कई साल पहले, करीब 30 साल पहले मायावती जी ने करी थी। महात्मा गांधी जी को उन्होंने अब शब्द बोलने शुरू करे थे, जिसकी वजह से पूरे देश में उनकी चर्चा होनी शुरू हो गई थी। तो एक नेगेटिव वो सिस्टम होता है पब्लिसिटी का कि जब आप किसी टॉप लेवल के आदमी की आलोचना करनी शुरू करो तो उसके बाद लोग उठाएंगे अरे देखो बेवकूफ़ आदमी कैसी बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, तो उसकी पब्लिसिटी होनी शुरू हो जाएगी। उस व्यक्ति की भी साथ में उसको डिफेम करने की कोशिश में लोग अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया था जिसमें वो कहते नजर आए कि अब भाजपा से डरते नहीं है लोग, मोदी जी की बात नहीं सुनते अब लोग। ऐसा क्यों है? बिल्कुल ठीक बात है। अगर मोदी जी की बात सुन रहे होते तो मोदी जी को आज रिसीव करने नड्डा जी पहले जाते थे। आपने देखा होगा पिछले चुनावों से पहले जब तक ये 240 सीटों पर नहीं सिमटे थे, कहीं भी मोदी जी जाते थे, नड्डा साहब उन्हें छोड़ने जाते थे और लेने जाते थे। इसके बाद की आप लगातार देखो, ना नड्डा साहब छोड़ने जाते ना लेने जाते हैं। गडकरी साहब हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें नमस्ते नहीं करते। जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे ही गडकरी साहब खड़े रहते हैं, वो मोदी जी सामने से निकल जाते हैं, नमस्ते तक भी नहीं करते। तो ये तो साफ दिख रहा है ना, सब लोगों ने देखा। 240 सीटों की बात की, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है, वो कहते हैं कि 240 पे सिमट के 400 की बात करने वाले। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के तमाम नेता जेल के अंदर होते। ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि उसके बाद ये सरकार नहीं बना पाते ना। ये लगभग 20 सीट हो गई जो आखिर में हेराफेरी हुई है, जिस तरह से गड़बड़ हुई है 20 सीटों की, उसी 20 सीटों ने सारा काम खराब करा है। अगर ये 210 या 220 पे टिक जाते तो ना इनको समर्थन मिलने वाला था, नहीं इनकी सरकार बनने वाली थी। हालांकि सरकार तो अभी भी नहीं चलने वाली, अभी भी 2-4 महीने और सरकार बाकी है बस। इसके बाद ये दिसंबर तक मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है सरकार की, इससे आगे सरकार नहीं चलेगी, गिरेगी जरूर ये सरकार। अभी देखिए राहुल गांधी के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर सिख समुदाय पहुंचता है, वहाँ पे हल्ला गुल्ला करता है, कहते हैं कि राहुल गांधी को पे देशद्रोह का मामला लगाया जाएगा। हमारे खिलाफ उन्होंने बोला है। क्या बोल दिया उन्होंने उनके खिलाफ? क्या गलत बात बोली उनके खिलाफ? राहुल गांधी जी ने क्या उनके खिलाफ गलत बात बोली? और जो जो गए हैं सिख समुदाय गया कौन सा है? जो बीजेपी का सपोर्टर है। बीजेपी के सपोर्टर के अलावा आम आदमी यहाँ से कोई गया है? शीशगंज गुरुद्वारा ये ना, यहाँ से क्या सिख समुदाय उठ के गया है? कहीं और से गया है? कहीं से नहीं गया। वो गिनती के थोड़े से लोग जो सिख समुदाय हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं लगातार, वो वहाँ पहुँच गए हैं। उनके लिए तो उनको खाद पानी का काम मिल गया है। जाओ और जाके राहुल गांधी जी की भर्त्सना करो, उनकी आलोचना करो, जाके पहुँच जाओ प्रदर्शन करने। और इसके अलावा है क्या उनके पास? सिंह यहाँ पर कहते नजर आते हैं कि जो सिख समुदाय है, यानी कि 3000 से ज़्यादा सिख वो राजीव गांधी जी के समय पर मारे गए थे, तब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, और बीजेपी के समय पर तो हम लोग सुरक्षित है।
बिल्कुल ठीक बात है जी। जो हुआ था उस टाइम हमेशा हमेशा दुख रहेगा इस चीज़ का। जो 84 के दंगे हुए उसका दुख हमें तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जिन लोगों को इसमें कोख उजड़ी, जिन लोगों के सुहाग उजड़े, हमेशा दुख रहेगा। और इस दुख को हमें, सच्ची बात ये है कि इस दुख को जो है सिख समुदाय ने भी एक्सेप्ट करा कि गलत था। जब उसके बाद सारे कांग्रेसियों ने मिलकर माफ़ी मांगी, राजीव गांधी जी ने भी उसके बाद माफ़ी मांगी थी और राहुल गांधी जी ने भी माफ़ी मांगी, प्रियंका जी ने भी माफ़ी मांगी कि जो हुआ था गलत हुआ था। उसी की परिणति ये है कि पिछले चुनाव से पहले, आम आदमी पार्टी आने से पहले सरकार पंजाब में किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। अगर सिख समुदाय कांग्रेस को माफ़ नहीं करता तो क्या पंजाब में कभी भी कांग्रेस की सरकार बनती? नहीं बनती। अगर सिख समुदाय माफ़ नहीं करता, जब उन्होंने माफ़ी दी तभी तो सिख समुदाय ने वहाँ पे उनको इलेक्ट करा, कांग्रेस को। उसके बाद अब आज आम आदमी पार्टी आ गई। बीजेपी का तो अभी भी नामो निशान नहीं है पंजाब में। सबसे बड़ा सिख समुदाय तो पंजाब में ही रहता है। अगर बीजेपी के राज में अपने आप को सिख समुदाय सुरक्षित महसूस करता है तो पंजाब में भी इनको सीटें आती। क्यों नहीं आई? एक भी सीट नहीं आ पाई। क्या हालत ख़राब हुई इनकी? एक सीट नहीं आ पाई इनकी। क्यों नहीं आ पाई? इसी वजह से नहीं आ पाई ना, क्योंकि सिख समुदाय जानता है ये हमारा राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। सीधी सी बात है, सिख समुदाय इस बात को अच्छी तरह जानता है। यहाँ पर एक और चीज, एक और बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है राहुल गांधी, जिस पे आरक्षण पे वो कहते नजर आते हैं कि अभी तो खत्म हो ही नहीं सकता है इस तरीके। लेकिन यहाँ पर अमित शाह ये कहते हैं कि आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और आरक्षण कभी खत्म हम करने ही नहीं देंगे। जी जी, उन्होंने ये बात बोली है, मेरे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा। उसका दूसरे तरीके से आप लिया जाए कि अगर आने वाले और 20-25 साल अगर हमारे अमित शाह जी जीते हैं तो इसका साफ मकसद ये है कि जो निचली दबी कुचली पिछड़ी जातियाँ हैं उनको आरक्षण देने के बावजूद भी उनका उत्थान नहीं होगा। इसका साफ मतलब ये है कि जब तक मैं जीता रहूँगा आरक्षण खत्म नहीं करूँ। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या बोला कि जब सामाजिक समरसता आ जाएगी, समरसता का मतलब होता है बराबरी, जब सामाजिक बराबरी आ जाएगी तो हम आरक्षण खत्म करेंगे। उन्होंने ये बात बोली। जिस प्रावधान को लेके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान दिया था कि जब आरक्षण खत्म हम तब करेंगे जब सारी जातियां, दबी कुचली पिछड़ी जातियां जो हैं बराबरी पे आ जाएंगी, तो आरक्षण जो है खत्म कर दिया जाएगा। शुरुआत में आरक्षण की सीमा जो है मात्र 10 साल थी। 10 साल का टाइम दिया गया था कि 10 साल में देखते हैं हम इनका कितना इनका उत्थान होता है। अगर उसके बाद ज़रूरत हुई तो आगे बढ़ाएंगे। नहीं हो पाया अगले 10 साल और बढ़ाई, नहीं हो पाया अगले 10 साल और बढ़ाई। सीधी सी बात है। तो उन्होंने पूरी बात जो बोली है वो ये है कि जब सामाजिक समरसता हो जाएगी, जब इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, तब हम आरक्षण को हटा देंगे। तो जाहिर सी बात है, आरक्षण दिया किस लिए जा रहा है? बराबर में लाने के लिए दिया जा रहा है ना भाई। 4 ये आदमी है, ये मेरे बराबर नहीं है, मैं इनको 4 अपने बराबर ले आया, तो अब क्या इनको आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। मैं टिकट रिजर्वेशन कराने जा रहा हूँ, आज मेरी सीट आरएसी में है तो मैं आरएसी में चल रहा हूँ। कल को मेरी आरएसी कंफर्म होगी तो फिर मुझे आरक्षण की जरूरत है? मेरी तो आरक्षित हो गई ना, मेरी सीट कंफर्म होगी। तो इसी तरह जब उनकी भागीदारी में सीट कंफर्म हो जाएगी तो फिर उन्हें जरूरत किस बात की रह जाएगी? लेकिन ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी, बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है राहुल गांधी कि जब भी विदेश जाते हैं तब कहीं ना कहीं अपने देश की इमेज को खराब करने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी करते हैं, हमेशा देश की बुराई करते हैं। इस तरीके के इल्जाम अभी भी राहुल गांधी पे लगाए। क्या इल्जाम लगा है? क्या बुराई करी देश की? उन्होंने देश के बारे में क्या गलत कहा बताइए? उन्होंने ये बात बोली ना बेरोजगारी के बयान के लिए कि उन्होंने बात बोली कि चाइना में बेरोजगारी दर कम है, भारत में ज़्यादा है। तो अगर सच्चाई को सच्चाई कहना गुनाह है तो भाई तो ऐसे गुनाह तो फिर हज़ारों मंजूर है। अगर सीधी सी बात में एक बात को छोटा उदाहरण देता हूँ, हमारे भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर, चीन का क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर। तो क्या मैंने गलत कह दिया? क्या मैंने देश की बुराई कर दी? भाई चीन से हमारा देश छोटा है, 3 गुना छोटा है। वो 92 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है, हमारा 32 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है, उससे 3 गुना छोटा है हमारा भूभाग। तो क्या मैंने भारत की बुराई कर दी? उन्होंने ये बात बोली कि ठीक है चाइना के उद्योग देखो, आप एप्पल वहाँ पे काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे काम कर रही है, HBM वहाँ पे कर रही है, IBM वहाँ पे कर रही है, सारी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के जाके प्लांट वहाँ पे चाइना में लगे हुए। आप करो यहाँ पे ऐसे अवसर पैदा, लेके आओ, करो उनको यहाँ पे शामिल। क्यों नहीं करते? नहीं करते ना, कर नहीं पाते क्योंकि आप अवसर नहीं दे पाते। 140 करोड़ जनसंख्या भारत की, 140 करोड़ जनसंख्या चीन की कितनी है इकोनॉमी? 18 ट्रिलियन। हमारी कितनी है? 3.25 ट्रिलियन। तो क्या हमने देश की बुराई कर दी? अगर हम उससे कम है। ओलंपिक का अगर आप कंपैरिजन करा जाए, ओलंपिक में चाइना लेके आया 90 मेडल, हमारा देश लेके आया 6 मेडल। तो क्या मैंने देश की बुराई कर दी? सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, इसको बुराई नहीं मानना चाहिए। लेकिन बीजेपी की खासियत है कि जो भी उन्होंने बोला उसकी में बात में तो मीन मेक निकालनी है, अदरवाइज उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। और अब तो वो और जोर शोर से बयान देंगे, दिवाली आ रही है, सबको बोनस चाहिए, सारे बीजेपी वालों को, सारे मंत्रियों को, सारे संतरियों को, सारे तमाम चैनल वालों को, मीडिया वालों को बोनस चाहिए उन्हें। तो दिवाली का बोनस चाहिए तो रोज राहुल गांधी की उन्होंने बुराई करनी है, उनको बोनस मिलेगा, किसी को LCD मिलेगा, किसी को फ्लैट मिलेगा, किसी को कार मिल जाएगी। सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि अभी जिस तरीके से बयानबाजी लगातार चल रही है और भाजपा पूरी तरीके से राहुल गांधी को घेरी है, हरियाणा चुनाव बहुत नजदीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव पर भी इन सारी चीजों का असर कहीं ना कहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। हरियाणा चुनाव में तो बीजेपी साफ हो चुकी है। अभी लोकसभा इलेक्शन में के बाद ही नारा चला था, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ।
तो वही चीज़ अब यहाँ पे लागू होने वाली है। बिल्कुल 53 से 59 सीटें जो है वो तो सट्टा बाजार ही दे रहा है, जो फलोदी सट्टा बाजार और बड़े सारे सट्टा बाजार काम करते हैं, जिनके आकलन लोकसभा के चुनावों में भी सटीक ही निकले थे। आज की डेट में भी हरियाणा में कांग्रेस को 53 से 59 सीटें दे रहा है। 2-4 सीटें प्लस माइनस भी मान लेते हैं, अगर 50 सीटें भी आ गई तो बहुमत की सरकार बन गई कांग्रेस की। उधर देखिए कि पहले तो गठबंधन की बात चल रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपनी लिस्ट निकाली जा रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मामूली फर्क पड़ेगा, कहीं थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार वोटों का हेरफेर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हरियाणा की जनता को भी पता है आम आदमी पार्टी अपने बलबूते सरकार बना नहीं सकती है। अगर हमने इनके कैंडिडेट जिता दिए तो इनका सरकार बननी फिर भी नहीं है, तो उन्हें एक तरफा सरकार चाहिए। वो जानते हैं कि किसको जिताना है, कि अगर कांग्रेस को जिताएंगे तो मजबूत सरकार मिलेगी हर हालत में। अगर हमने आम आदमी को जिताया तो हमारे को सरकार मिलने वाली नहीं है, खिचड़ी सरकार मिलेगी। खिचड़ी सरकार में मनमर्जियाँ चलती हैं, सब कुछ चलता है। तो इनका जो गठबंधन था, वैसे भी गठबंधन की बात अगर करें तो लोकसभा इलेक्शन के लिए था, राज्यवार कोई भी गठबंधन नहीं हुआ था। सबने कहा था हम अपने अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाएंगे। आज उन्होंने अगर कैंडिडेट खड़े कर दिए तो कर दिए। अब दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ। आज अब जैसे ही कि आम आदमी पार्टी ने अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है, आने वाले 2-4 दिनों में जब भी इनकी केजरीवाल साहब की सुनवाई है, इनको जमानत मिल जाएगी प्रचार के लिए। देख लेना आप, इस चीज़ को मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। इसलिए पहले सिसोदिया साहब को जमानत दी गई थी ताकि कांग्रेस के वोट में सेंध लगाई जा सके। अभी केजरीवाल साहब भी बाहर आ जाएंगे, जाके उन्हें चुनाव प्रचार करना पड़ेगा हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी के पास अब तुरुप का इक्का वही है कि वो जाएँ, प्रचार करें, कांग्रेस के वोट काटें, तो हमारी शायद जीत की उम्मीदें कुछ बन जाएँ। ही हो गया, अगर भाजपा में होते तो शायद देशभक्त कहलाते। बिल्कुल देशभक्त कहलाते हैं। उन्हीं की कज़न है बबीता फोगाट, उसने जब बीजेपी ज्वाइन करी किसी का मुंह नहीं खुला। योगेश्वर दत्त है, उसने भी जब बीजेपी ज्वाइन करी किसी का मुंह नहीं खुला। रविंद्र जडेजा है, बीजेपी ज्वाइन करी, कोई बोलने को तैयार नहीं। रविंद्र जडेजा की वाइफ है, वो वहाँ से विधायक है, तब कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन ना, अगर कोई कांग्रेस में चला गया तो वो देशद्रोही है। अभी आज ही अगर ये राहुल गांधी, जिनकी ये सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं, आज कह देंगे ना मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, तो आज ये बीजेपी सारी उन्हें सर माथे पर बिठा लेगी, सब भूल जाएंगे कि राहुल गांधी जी कैसे थे वैसे थे। आज क्लियर बात है, आज ही मान जाएंगे कि हाँ जी हमारे तो सर्वोपरि राहुल गांधी हैं। इनकी हालत ये है। अभी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात हो रही है, कहते राहुल गांधी पूरे देशवासियों से माफी मांगे जो विदेश में जाके उन्होंने तमाम बयान दिए। विदेश में जाके बयान तो मोदी जी देते हैं। ये रहा उनका 2015 का सियोल का बयान, मैं सुना देता हूँ, आपके कैमरे पे अच्छा चल जाएगा। ये रहा 2015 में जाके उन्होंने क्या बोला था विदेश में, ये रहा उनका बयान। देश की बेइज्जती ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती कि कुछ भी अगर आपने बोल दिया तो बेइज्जती हो गई। उन्होंने बोली जो बात, वो किस बारे में बोली, ये रहा, एक मिनट अभी। ऐसे देश में पैदा हो गया जहाँ पे लोग सोचते हैं अरे मैं किस देश में आ गया, ये होती है देश की बेइज्जती। देश की बेइज्जती वो नहीं होती, लोगों को लगता है कि पिछले जन्म के पापों के कारण हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये मोदी जी के बयान है, और जबकि तब जब वो प्रधानमंत्री थे। देश की बेइज्जती इसे कहते हैं। देश की बेइज्जती तब होती है जब हमारे यहाँ किसान बॉर्डर पे बैठे होते हैं अपनी मांग उठाने के लिए, और 750 किसान वहीं बैठे बैठे दम तोड़ देते हैं। देश की बेइज्जती तब होती है जब हमारे ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के जो हमारे प्लेयर हैं, जब उन्हें जंतर मंतर पे घसीटा जाता है, जब उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, जब उनके मेडल सड़क पर रौंदे जाते हैं। देश की बेइज्जती तब होती है जब हमारे प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं अरे बादल आ गए तो राडार काम नहीं करेंगे। देश की बेइज्जती तब होती है जब पूरा विश्व देख रहा होता है कि कितना भारत का कितना यशस्वी प्रधानमंत्री है। राडार वैज्ञानिक बेचारे आज तक सिर ढूंढ रहे हैं, भाई हमने हजारों लाखों रुपए किस बात के रिसर्च के खराब करे। देश की बेइज्जती तब होती है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं गटर की गैस से चाय बनाता था। देश की बेइज्जती तब होती है जब वो कहता है कि मैं 600 करोड़ मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, जब उन्हें गिनती तक नहीं पता। देश की बेइज्जती तब होती है। देश की बेइज्जती ऐसी नहीं होती जो ये मोदी जी जाके वहाँ पे बात करके आते हैं। पिछले साल चाइना वहाँ गए थे, ऑस्ट्रेलिया में, प्रधानमंत्री ने जाके वहाँ पे उन्होंने कहा जे बॉस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बहुत खुश हुए, अरे वाह देखो जी मोदी जी का डंका बज रहा है। जिस दिन वापस आए अगले दिन ही वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट्स के वीज़ा बैन कर दिए। देश की बेइज्जती ऐसे होती है, इसे कहते हैं मुंह पे दरवाजा बंद करना। देश की बेइज्जती ऐसी होती है, ये बयानों से देश की बेइज्जती नहीं होती। अभी एक मध्य प्रदेश में रतलाम में कल परसों जो है जुलूस निकल रहा था, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। वहाँ से जुलूस निकला और फैलाया क्या गया, हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि गणेश प्रतिमा जुलूस पर मुस्लिमों में पथराव करा है। रतलाम के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सिर्फ अफवाही पथराव नहीं हुआ था। नतीजा क्या निकला, वहाँ से उसको एसपी को हटा ही दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया कि तूने गलत बात कैसे बोल दी, तुझे यही कहना चाहिए था कि वास्तव में पथराव हुआ है। ये धर्म की राजनीति है, लगातार धर्म को गोलबंद करा जा रहा है, ये धर्म की राजनीति है। तो बीजेपी तो खैर मास्टरी हासिल है धर्म की राजनीति में। असलियत कुछ और है, दिखाया कुछ जा रहा है, बताया। और तमाम मैं ये देखिए, और मैं आपको एक और 2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ। अभी इसमें किस तरह से ये लोग हरकतें करते हैं, इनके सारे कच्चे चिट्ठे रखता हूँ मैं लगातार। ये रहा, 1 सेकंड बस, 1 मिनट। ये देखिए धर्म की राजनीति, ये गुजरात प्रदेश की है गणेश विसर्जन की प्रतिमाएं। वैसे ये कहते थे कि हमारा धर्म भंग हो गया, हमारी भावनाएं आहत हो गई। अब देखो क्या हालत हो रही है, कैसे 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 डाल रखा है। ये गुजरात की हालत है जो कहते हैं, ये देखो जी,
ये सच्चे सनातनी है। उसके बाद एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। जी जी। भैया सवाल करें कि फेक तो नहीं दिखा रहे कहीं आप? भैया चेक कर लो, मैं तो कोई गलत दिखाता ही नहीं चीज़ें, फेक कैसे दिखा दूंगा मैं, मुझे अंदर कर देंगे। अरे पढ़ो ना इसको, ये लो पढ़ो, हाथ पीछे करके। अब ये भी फर्जी होगा। मेरे घर में नहीं छपते ये अखबार, अखबार पढ़ा करो, पता चल जाएगा सब चीज़ों का, सब पता चल जाएगा। हाँ जी हाँ जी, सबसे चलिए यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा लगातार उन पर हमलावर हो रही है, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम सबूत यहाँ पर देखने को मिले, तमाम कटिंग्स यहाँ पर देखने को मिली, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग, की क्या लगता है और हरियाणा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज़।